एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। आज से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी वीडियोस में कवर किया जाएगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कोशिश करेंगे हर एक वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट समझाएं, पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा करके उसको क्लियर कर सकें। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा, अगर आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, जो कि यूजुअली बीकॉम में ज़्यादा कवर अप किया गया है, तो वहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने को ज़रूर मिलेगा, जिसमें काफ़ी अच्छा स्कोरिंग आप यहाँ पे अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात किस चीज़ की करता है, पहले वो समझते हैं। बेटा देखो, कोई भी अगर आप काम करते हो तो कोशिश करते हैं कि उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी कह सकते हो कि ऐड ऑन की जाती है, या फिर पहले से जो है समझ ली जाती है कि इन केस अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, XYZ कोई भी सिचुएशन आती है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, प्लस किस व्यक्ति की क्या ड्यूटी होने वाली है। मतलब क्या है इसका, लेट्स सपोज मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं कोई पर्टिकुलर एसेट आपको बेचूंगी। अब हमने उस अग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने पहले से कर लिया है, उसमें हम ये सारी बातें क्लियर कर लेंगे कि मैं अपने कौन से प्रोडक्ट आपको जो है, या कौन सी एसेट आपको बेचने वाली हूँ, आप उसके बदले में मुझे कितनी पेमेंट देने वाले हैं, किस मोड में वो पेमेंट होने वाली है, और यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट को लेकर की चीज़ें जो है यहाँ पे उसके साथ अटैच है, जो आपको बेनिफिट देंगी। सो ये सारी चीज़ें हम पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट में तय कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में डेली रूटीन में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी XYZ, लेट्स सपोज रिलायंस बिजनेस है, या फिर कोई और बिजनेस है, टाटा का बिजनेस है, या फिर कोई अंबानी का, या फिर कोई जो है अडानी का, कोई भी बिजनेस है, उसमें डेली रूटीन में इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे सप्लायर्स होते हैं, इतने सारे सप्लायर्स के साथ साथ इतने सारे लोग होते हैं जो उनका प्रोडक्ट खरीद भी रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हवा में नहीं चलती हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पे चलती हैं। लेट्स सपोज आप जो है एक रिलायंस जैसा बड़ा बिजनेस हैंडल करते हो, या फिर आपका भी एक रिलायंस जैसा बड़ा बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपको भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए चाहिए होंगे, अपने लिए यानी अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ये टैब बनाती हूँ, तो इस टैब को बनाने के लिए मुझे जो है इसका ये पूरा बॉडी चाहिए, इसके अंदर में लगने वाले कंपोनेंट्स चाहिए, या फिर इसमें लगने वाली बहुत सारी रॉ मटेरियल्स जो है वो चाहिए होंगी। लेकिन क्या मैं डेली मार्केट में जा के वो प्रोडक्ट्स खरीदूंगी या रॉ मटेरियल्स खरीदूंगी? सो ऑब्वियसली नॉट। वो सारे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर सप्लायर्स को जो है पहले से ही उनके साथ अग्रीमेंट कर लेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भाई आप हमें साल भर के लिए जो है ये सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कीजिएगा, और हम आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट, या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उस बेसिस पे आपको पेमेंट्स करते रहेंगे। सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसी तरीके से हर बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, ताकि बिजनेस को ईजिली जो है चलाया जा सके। उसका जो आप कह सकते हो कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स ना है, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, और ईजिली वो कैरी ऑन किया जा सके ना। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस में हर जगह मिलेंगे, ना ही सिर्फ बिजनेस में, रियल लाइफ में भी आपको हर जगह कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। कई अगर काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, अपना एसेट बेच रहे हो, घर गाड़ी कुछ बेच रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते ही होते हैं ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इतने एसेंशियल हो गए हैं आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या आपके बिजनेस में, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई लॉ तो होगा ना। क्योंकि अगर कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप देखें आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उससे रिलेटेड कोई लॉ, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो वो क्या करती है, कहीं ना कहीं ये आपकी ऑनलाइन चीज़ों को लेकर के कैसे क्या काम करना है, या क्या क्या उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़, क्या क्या उसमें जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे रिलेटेड पेनल्टीज़ क्या क्या लगाई जा सकती है, वो सब डिस्क्राइब किया जाता है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें उसे हैंडल की जाएगी, कैसे हैंडल किया जाएगा, वो बात की जाती है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जो कि आपका 1872 में इन्फोर्स हुआ था। तो इसीलिए ये चीज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी टाइप ऑफ बिजनेस, आइदर इट इज़ द स्मॉलर वन और द बिगर वन, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे होंगे ही होंगे। और जब कॉन्ट्रैक्ट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, आपके काम करने के लिए है, और इतने इंपॉर्टेंट है, तो उसको गवर्न करने के लिए कोई ना कोई लॉ तो होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए उस चीज़ को समझने में या फिर उसके साथ काम करने में। तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किसको
उसको कहा जाएगा कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट के अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो कि आपको ध्यान रखने होंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेटा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि भैया ये कब आया था। ये आया था आपका 1 सितंबर 1872 में। तो यहाँ पे 1 सितंबर 1872 में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे लागू हुआ था, जो कि आपका 1 सितंबर 1872। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आप ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था। सो दैट डेट इज 1 सितंबर 1872। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं ये किससे रिलेटेड है। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बात करता है, तो यहाँ पे ये रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट से, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो बात करेंगे हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नाम में ही लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो बेटा देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की जाती है, इसमें कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। पहले अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पहले हुआ करता था उसमें बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात भी होती थी, और प्लस में जो आपके सेल ऑफ गुड्स है, क्योंकि आप कोई भी सामान हो सकता है बेच रहे हो, तो वो जो सेल ऑफ गुड्स है उसको उससे रिलेटेड जो आपके एक्ट हुआ करते थे या उससे रिलेटेड जो रूल्स हुआ करते थे वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही कवर किए गए थे। लेकिन उसके थोड़ा टाइम बाद जा करके पता चला कि भैया ये सेल ऑफ गुड्स जो है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर हम इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखेंगे तो हम इसमें ज़्यादा जो है अमेंडमेंट्स नहीं कर पाएंगे, या ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से एलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, इसके साथ अच्छी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो सेल ऑफ गुड्स के सेक्शन जो कि सेल ऑफ गुड्स को लेकर के गवर्न किए गए थे या उससे रिलेटेड बात करते थे, उनको हटा दिया गया था। उनको हटा करके एक न्यू एक्ट लेके आए थे जो कि था आपका द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, जिसमें बेसिकली और आप कह सकते हो कि मेनली जो है सेल ऑफ गुड्स की बात की गई थी। सेम इसमें एक आपका एक और एक्ट जो था पार्टनरशिप एक्ट, जो कि अब पार्टनरशिप एक्ट हो गया है, वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही कवर किया गया था। लेकिन वही सेम चीज़ हुई कि पार्टनरशिप जैसे जैसे समय बीतता गया हमें भी रियलाइज़ हुआ कि बिजनेस करने में बहुत सारे तरीके, बहुत सारे जो है ऑब्स्टिकल, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सामने आ सकते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट को लेकर के भी एक नए एक्ट की पार्टनरशिप के बिजनेस को लेकर के एक न्यू एक्ट की ज़रूरत थी। तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो सारे सेक्शंस जो हैं उनको रिमूव किया गया और यहाँ पे एक न्यू पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे आपकी जितनी भी चीज़ें थी वो इंक्लूड की गई। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस अब यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि आपके जो बेसिकली कुछ ऐसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपके फॉर एन एग्जांपल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई पर्सन आपके लिए काम कर रहा है एज एन एजेंट, तो वो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में आता है और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया गया है। तो सेक्शन नंबर 120 अगर हम देखें, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 तक ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब जा करके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो आपने जो है किसी को डरा धमका करके उसका स्टेटमेंट लिया है, कुछ लिया है या उसको अप्रूवल कराया है, तो उसकी क्या क्या ऑप्शंस उसके पास हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव उसके पास है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है, कितने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है, रेवोकेशन कैसे की जा सकती है, दैट ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। ओके, उसके बाद 76 से लेकर के 123 आपका कवर करता था ये पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, जिसको अब हटा दिया गया है और उसको नए एक्ट में कवर कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 124 से लेकर के 238, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 124 से लेकर के 238 तक अभी भी इसमें है, जो कि बात करते हैं आपके कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी इंडिमनिटी एंड गारंटी, कि भैया इंडिमनिटी क्या है, गारंटी क्या है, मतलब क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे कहते हैं कि भैया हमें कोई ना गारंटी चाहिए, हम आपको लोन तो दे देंगे पर हमें कोई गारंटी चाहिए, कोई गारंटर चाहिए जो आपकी गारंटी ले। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपकी गारंटी दे दी, आपने पैसे नहीं चुकाए, अब वो लोन वाले आ गए मेरे सर पे कि भैया पैसे दो, और मैं शरीफ इंसान, मैंने हाथ जोड़ के दे भी दिए कि भाई ठीक है मैंने गारंटी दी थी आप ले जाओ। तो क्या अब यहाँ पे मेरे साथ गलत नहीं हुआ?
हुआ ना ऑब्वियसली। तो उस सिचुएशन में मेरे हाथ में मेरे पास कौन कौन से राइट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपके खिलाफ लेके जा सकती हूँ, आपसे पैसे मैं कैसे निकलवा सकती हूँ, क्योंकि बेसिकली लोन तो आपने लिया था, मैंने तो गारंटी दी थी। तो यहाँ पे मेरी क्या क्या राइट्स हैं, क्या मैं पैसे निकलवा सकती हूँ या नहीं, ठीक है। वो गारंटी और इंडेमनिटी ये टॉपिक कवर किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कि आपके सेक्शन नंबर 124 से शुरू होता है। प्लस आपकी बेलमेंट एंड प्लेज क्या होता है, कई बार आप प्लेज कर देते हो कि भैया मेरा ये सामान है आप रख लो, इसके बदले मुझे जो है पैसे दे दो या कुछ दे दो, या बेलमेंट कर लेते हैं, तो वो भी हमारी इसी टॉपिक के अंदर कवर है। तीसरा एजेंसी, ये तीन आपके जो है यहाँ पे कह सकते हो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही कवर हैं। सो जब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, सो बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि आपके कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज एजेंसी, सेकेंड वन इज योर बेलमेंट एंड प्लेज, एंड थर्ड वन इज योर यहाँ पे आपका जो है इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट भी आपके इसके अंदर इंक्लूड है। सो जब आप बात करोगे कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपके एग्जाम में ये सब चीज़ें आएंगी। ओके, अब बात करते हैं भैया, देखो क्या क्या रिपील्ड क्या क्या किया गया है। सेक्शन 76 से लेके 123 तक जो था वो आपका डिस्कस करता था सेल ऑफ गुड्स के चीज़ों को लेकर के, कि आपने अगर सामान बेचा है उसको लेकर के आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैंने ना एक डिस्क्रिप्शन दिखाया किसी पार्टी को कि देखो मैंने तुम्हें ये वाले गुड्स देने वाली हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन था सुंदर सुशील कन्या वाला डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बट मैंने दे दिया एकदम फुलझड़ी दिमाग खराब करने वाला प्रोडक्ट। तो क्या ये गलत नहीं है? ऑब्वियसली गलत है। तो ये सारी चीज़ें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आती है कि भैया आप जब सामान बेच रहे हो तो उस सिचुएशन में आपने सामान की क्या डिस्क्रिप्शंस दी थी, सामान के साथ क्या आपने जो है उसको बताया था कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सेल ऑफ गुड्स में डिस्कस होती है। दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज़ इन डिटेल। सेम यहाँ पे 239 से 266 के सेक्शन को रिपील्ड किया गया, जो कि बात करता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, जिसको रिपील्ड करके नया एक्ट बनाया गया। ये पार्टनरशिप की बात करता था, बट इसको रिपील्ड किया गया एंड देन इसको न्यू सेक्शंस एक पूरा एक्ट बना करके उसमें सब कवर अप किया गया। सो यहाँ पे सेक्शन नंबर 239 से लेकर के 266 रिपील्ड किया और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर अप कर दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स डिस्कस कि भैया पार्टनरशिप, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये होता क्या है। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो हम इतनी देर से समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने समझ लिया। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है क्या। लेट्स सपोज बेटा कि आपने और मैंने कोई चीज़ पे अग्री किया, ठीक है, बेसिकली समझना, बाद में हम इसको बुक के लैंग्वेज में समझेंगे। मान लो आपने और मैंने किसी एक बेसिक कोई भी एक पॉइंट पे अग्री किया। अब क्या पॉइंट हो सकता है, मैंने आपको कहा कि यार मेरे पास ना गाड़ी है और मैं यूज़ नहीं कर रही, तो मुझे वो बेचनी है, क्या तुम खरीदोगे? मैं 4 लाख में वो कार बेचना चाहती हूँ। आपने कहा कि ठीक है यार मुझे भी गाड़ी तो लेनी ही है, ठीक है लेट्स सेल इट टू मी, मैं इसको खरीद लूँगा 4 लाख रुपीज़ में। आप अग्री कर गए, अब ये अग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में। प्लस ये सेम चीज़, क्योंकि आप अग्री करे हो, हमने एक अग्रीमेंट किया, हम दोनों एक पॉइंट पे मान गए हैं, और ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि इनफोर्सिबल बाय लॉ है। तो ध्यान दो, अग्रीमेंट दैट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ इज नथिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जो कि आप इन्फोर्स करा सकते हो बाय लॉ के। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। लेट्स सपोज आप और हम अग्री हुए कि वी विल गो ऑन अ कॉफी डेट, ठीक है, या फिर वी विल गो ऑन अ मूवी डेट। तो यहाँ पे क्या ये चीज़ हम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं कि सर इसने मुझे बोला था कॉफ़ी पिलाएगी, इसने बोला था चाय पिलाएगी, पर लेके नहीं गई। तो क्या हम इस चीज़ में कोर्ट पे लेके जा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, वो जज जो है ना तुम्हें गेट से बाहर भगाएगा, मुझे भी भगाएगा। सो वी कैन डू दिस। सो यहाँ पे ये चीज़ समझना कि अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हो बाय लॉ के, तो वो चीज़ आपकी कॉन्ट्रैक्ट बनती है। सेम एक और चीज़ समझते हैं। लेट्स सपोज आपने कहा कि मुझे ना ड्रग्स बड़े पसंद है, तो तुम मुझे ड्रग्स कहीं से ला के दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है। मैं भी अग्री हो गई कि ठीक है यार पैसे कमाते हैं, थोड़ा सा ड्रग्स सप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, दैट कम्स इन लीगल कैटेगरी। तो हमने वो चीज़ डिसाइड कर ली। अब यहाँ पे क्या ये चीज़ हम इन्फोर्स करा सकते हैं लॉ के अंदर? ऑब्वियसली नॉट। जज कहेगा तुम दोनों ही अंदर आ जाओ, एक बताओ, दोनों आ जाओ, दोनों को अंदर बैठा करके मैं बताता हूँ, ठीक है। सो ये भी चीज़ आपकी इन्फोर्स हो सकती है लॉ के द्वारा? ऑब्वियसली नॉट। सो ऐसे अग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट तक ले जा सकते हो,
ये कार वाला जो एग्रीमेंट था, क्या कोर्ट तक ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स लेके जा सकते हैं। आप कह सकते हो कि भैया मैंने इसको बोला था और ये रेडी भी हो गई थी अपनी कार बेचने के लिए, और यहाँ पे इसने बाद में मना कर दिया, तो कोर्ट कह सकता है कि हाँ भाई, आपने मना नहीं करना चाहिए था, इस व्यक्ति ने आपसे कार लेने के लिए जो है परमिशन ली थी, आपसे पूछा था, आप अग्री भी किए थे, एंड लेटर ऑन अगर आप मना कर रहे हो तो वहाँ पे कोर्ट आपको कह सकती है कि नहीं, अब आप अपनी कार इनको दो, ये आपको पैसे देंगे। सो ये अग्रीमेंट जो है इन्फोर्स कराया जा सकता है लॉ के द्वारा। सो इसीलिए दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली बिल्कुल आम भाषा में कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट जस्ट एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो एक अग्रीमेंट जो कि आप इन्फोर्स करा सकते हो लॉ के अंदर, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दैट्स इट। चलो थोड़ा सा और इसको बुक की लैंग्वेज में समझते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट है जो कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज में हो सकता है। अब मैं अकेले बैठ के कहूँगी कि नहीं नहीं, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, मैं अपने आप को जो है प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जो हूँ इतने सब्सक्राइबर लेके आ जाऊंगी, मैं जो हूँ इतने लाइक्स लेके आ जाऊंगी। सो इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट और इज इट एन अग्रीमेंट? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट एन अग्रीमेंट, एटलीस्ट टू पार्टीज शुड बी देयर। ओके, दो पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टीज शुड बी देयर जो कि अग्री करें किसी भी पॉइंट पे और वो उसको काम करने के लिए आगे कैरी ऑन करें। ठीक है। सो एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स विच इज इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सेबल एट लॉ, जिसका इंटेंट क्या है कि वो हम इसको इन्फोर्स करा सकें बाय लॉ के, यानी कि इलीगल कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा तुचुर मुचुर सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि आप ऑब्वियसली लॉ के द्वारा उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है। एंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्सेप्टेंस बाय वन पार्टी of an offer made to him by the other party to do or abstain from doing some act। ठीक है। मतलब क्या है बेटा, देखो दो पार्टीज मिल करके अग्री कर रही हैं। अब दो पार्टीज मिल करके अग्री कर रही हैं, सो ऑब्वियसली देयर वाज अ पार्टी हु मेड एन ऑफर एंड द अदर पर्सन accepted that offer। For an example, in the previous example which I talked about the car, कि भाई I will sell my car to you, so उस situation में क्या था, that I made an offer to you that I wanna sell my car for 4 lakh rupees and you accepted it। So there is a one party who made an offer and the another party who accepted the offer। so ये एक agreement बन गया, यानी कि agree करने के लिए एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, तभी जाकर के वो क्या बना, तभी जाकर के वो अग्रीमेंट बना। तो यहाँ पे दो पार्टीज होनी रिक्वायर्ड है, जिसमें से कम दो पार्टीज होनी रिक्वायर्ड है, जिसमें से एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, तो वो जाकर के एक अग्रीमेंट बन गया। एंड इफ दैट अग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो भैया कंग्रेचुलेशन, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की या जब हम बात करते हैं अग्रीमेंट की बेटा, तो अग्रीमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को करने के लिए इच्छा दिखा रहे हैं कि भाई मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, तुम खरीदना चाहोगे, आपने कह दिया हाँ भैया मैं खरीदना चाहूँगा। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आप सामने वाली पार्टी को कोई चीज़ करने से मना करते हो, वो भी आप अग्रीमेंट में ले सकते हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मेरा एक बहुत ही बढ़िया कोचिंग सेंटर था, बहुत ही बढ़िया कोचिंग सेंटर में चला के बैठी थी, ढेरों बच्चे आ रहे थे, ढेरों बच्चे से ढेरों पैसे ले रही थी, बस पैसे ऐसे छाप रही हूँ मैं। अब आप वहाँ पे आ जाते हो जस्ट लाइक खान सर। ठीक है, जैसे खान सर अगर देखा जाए तो वो बहुत कम पैसों में पढ़ाते हैं। तो सेम सिचुएशन में आप मेरे मार्केट प्लेस में आए, जहाँ पे भी मेरा इंस्टीट्यूट था, मेरी दुकान के आगे अपना दुकान खोल के, अपना खोखा खोल के बैठ गए और कह रहे हो कि भैया मैं तो फ्री में पढ़ाऊँगा, मैं 50 रुपये में पढ़ाऊँगा, मैं 100 रुपये में पढ़ाऊँगा। अब isn't it going to be a bad situation for me, जिसको मैं अभी हैंडल नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मेरा तो लॉस होगा। सो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक ऑफ़र दूंगी कि भैया देखो, तुम अपना ये खोखा उठाओ, मेरे स्पेस से बस चले जाओ, मेरे जहाँ पे इंस्टीट्यूट है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में, डायमीटर ले लो, 10 किलोमीटर यहाँ, 10 किलोमीटर यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, चारों साइड से तुम कहीं अपना इंस्टीट्यूट नहीं खोलोगे। ठीक है। मैं अग्री, मतलब मैं आपको ये ऑफर दे रही हूँ। अब आप कहोगे कि भैया इसके मतलब मुझे क्या मिलेगा, मैं कहूँगी 7 करोड़, हम आपको 7 करोड़ देंगे, या जो भी XYZ अमाउंट। ठीक है, हम आपको इतना अमाउंट देंगे। तो यहाँ पे क्या है दैट आप एक ऑफर दे रहे हो कि भैया आप ये काम मत करो और मैं आपको पेमेंट दूंगा। सो इसको
भी आप अग्रीमेंट के अंदर ले सकते हो। तो जब भी हम अग्रीमेंट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करने के लिए अग्री कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑफर कर रहे हो कि भाई तुम पैसा दो मैं गाड़ी देता हूँ, नहीं, आप यहाँ पे कोई चीज़ रोकते भी हो, ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट, ठीक है, यानी कि कोई एक्ट करने से रोकना, इंस्टीट्यूट खोलने से रोकना, काम करने से रोकना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कि भाई आप हमारे दायरे में मत आइएगा, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे हम उसके बदले में आपको पैसा दे देंगे। सो ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें ये आपकी जो डेफिनेशन थी बेटा ऊपर वाली, जो कि अभी हमने इतनी सारी पढ़ी है, ये दी गई थी हैल्सबरी द्वारा, हैल्सबरी, ठीक है, हैल्सबरी, आप देखने लगा जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक लगे। और अगर हम बात करें अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन H में ये बात बताई गई है कि एन अग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। साफ सुंदर सीधी सी भाषा में एक लाइन में डेफिनेशन निपटा दी है इन्होंने, जो कि एग्जाम में आप लिख ही सकते हो। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा स्किप कर सकता है, तो ये डेफिनेशन ज़रूर लिख देना। ओके, एन अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर H में, जो कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। एक और चीज़ आपको बता दें, जब भी हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं, कोई भी लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी आप कोई भी मतलब पार्टनरशिप उठा लो, सेल ऑफ गुड्स उठा लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, XYZ कुछ भी उठा लो, उसकी जो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो सारी की सारी डेफिनेशन आपको सेक्शन नंबर 2 में दिखती है। उसमें अलग अलग सब सेक्शंस बनाए जाते हैं, सब सेक्शन, क्लॉज, सब बनते हैं, और वहाँ पे आपको वो सारी डेफिनेशन मिल जाती है। तो कभी भी आपको ये देखना हो कि किसी भी एक्ट को या किसी भी लॉ को जब आप पढ़ रहे हो, अगर आपको ये देखना है कि भैया उसकी डेफिनेशंस कहाँ है, कौन सी जगह मैं डेफिनेशन देखूँ, कहाँ देखूँ मैं डेफिनेशन, कुछ नहीं करना, सेक्शन नंबर 2 में जाओ, सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में मिल जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब अगर बात करें, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इतना सब पढ़ा है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, नथिंग इज इक्वल टू अग्रीमेंट, यानी कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए प्लस जो कि लीगली ऑब्लिगेशन क्रिएट करता हो, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे कि भाई अब आपको ये काम करना है, सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसको आप ये इस तरीके की इक्वेशन में समझा सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा एग्जाम में आप ये वाली चीज़ ज़रूर लिखें और ये वाला डेफिनेशन भी ज़रूर लिखें। दोनों ही बहुत इजी है, मुझे ऐसा लगता है इजी है, हो सकता है अगर किसी को मुश्किल लगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लेना, आराम से समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, माला जपली, ठीक है, समझ आ गई। अब अग्रीमेंट क्या है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्सेबल बाय लॉ या फिर लीगल ऑब्लिगेशन, ये दोनों चीज़ क्या है, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट तो समझ आ गया कि यहाँ पे अग्रीमेंट है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, बट ये अग्रीमेंट क्या है और ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, किस चीज़ को मैं कहूँगी कि ये अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट भी तो समझना पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशन भी तो समझनी पड़ेगी, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको बेसिक कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। जिन लोगों ने ये 2x की स्पीड पे पढ़ के जो है समझा है, उनको भी क्लियर हो गया हो, एंड अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप कम स्पीड में सुन लेना। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम अग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों का मतलब समझेंगे। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।